हेलो एवरीवन, दिस इज कावेरी पाटिल। आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, एनसीईआरटी सीरीज़। और इसमें हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 वेयर, हाउ, व्हाट एंड व्हेन, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत सारे क्वेश्चन को एड्रेस करता है। ह्यूमन कहाँ से आया, ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ह्यूमन ने सिटीज़ को कैसे बनाया, ह्यूमन ने मोनार्कियल सिस्टम को कैसे डेवलप किया। तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन का, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन का ये आंसर बेसिकली देने वाला है। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्या क्या चीज़ें हमको इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। तो हम स्टार्टिंग करेंगे अर्ली ह्यूमन से, आदि मानव से, और धीरे धीरे आएंगे कि कैसे उसने अपना डेवलपमेंट किया, सबसे पहली बात। उसके बाद उसने सिटीज़ का डेवलपमेंट किया, फिर उसके बाद वो कैसे इंडिया में थ्रू आउट इंडिया फैला, उसके बाद कैसे उसने बड़े बड़े मोनार्कियल स्टेट्स को बनाया, कैसे आज के टाइम पे ह्यूमन इतना मॉडर्नाइज हुआ। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है कि हिस्ट्री क्या है, और हिस्ट्री के डेट्स में एक्चुअली बहुत कन्फ्यूज़न है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अर्ली सेटलमेंट की सबसे पहले बात करते हैं कि अर्ली सेटलमेंट ह्यूमन का क्या है। इसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है अर्ली ह्यूमंस का, उसके बारे में हम बात करेंगे। अर्ली ह्यूमन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं 3 स्पीशीज की, जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। शायद आप लोगों को ये बात पता होगी कि ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमोसेपियन। तो होमोसेपियन प्रेजेंट डे ह्यूमन है। प्रेजेंट डे ह्यूमन के स्पीशीज के पहले जो भी स्पीशीज थी उनको अर्ली ह्यूमंस कहा जाता है। तो अर्ली ह्यूमंस में ये 3 स्पीशीज बेसिकली आती है। तो हमको थोड़ा सा जानना है कि ये लोग कहाँ से आए हैं और कैसे उन्होंने इंडिया में सेटलमेंट को डेवलप किया। ओके, सो अगर हम बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, शायद आप लोग जानते होंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, फिर इधर आपका एशियन कॉन्टिनेंट बेसिकली आता है, और एशियन कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया आता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक स्पीशीज़ सबसे पहले डिस्कवर हुई जिसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक ऐसी स्पीशीज़ थी जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा सिमिलर थे ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीका के सदर्न पार्ट में पाई जाती है। दैट्स वाई अफ्रीका इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की पॉपुलेशन अफ्रीका के सदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही जब अपना थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करता है, जब अपने ब्रेन का डेवलपमेंट करता है, थोड़ा अपने फीचर्स को इन्हेंस करता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है होमो हैबिलिस स्पीशीज़ में, और यही फर्दर होमो इरेक्टस जैसी स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिला, फिर होमो हैबिलिस थ्रू आउट अफ्रीका, और इसकी ही एक ब्रांच ट्रेवल करके इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आएगी। इंडिया में जब अर्ली ह्यूमंस आते हैं तो यहाँ पर पहले नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, जहाँ पर इंडस रिवर बेसिकली फ्लो करती है, उस रीजन में ये लोग अपना ऑक्यूपेशन करते हैं। धीरे धीरे ये लोग सेंट्रल इंडिया के अंदर आएंगे, धीरे धीरे ये लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाएंगे। इस टाइप से अर्ली ह्यूमन स्पीशीज़ आपको एक्सपांड करते हुए देखने को मिलती है। बट एक यूनिक फीचर जो इन लोगों का था वो ये था कि ये लोग रिवर्स के बैंक पर रहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नर्मदा के बैंक पर, गंगेस रिवर के बैंक पर, इंडस रिवर के बैंक पर, ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पर, इन अलग अलग रिवर्स के बैंक पर हमको अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप अर्ली ह्यूमंस को समझ गए होंगे एंड अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट को आप समझ गए होंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि अर्ली ह्यूमन ने अपना सेटलमेंट तो डेवलप कर लिया, फिर उसने सिटीज़ को कैसे बनाया। ओके, तो अर्ली ह्यूमन बेसिकली डेवलपमेंट अपना करता है। जब हम अर्ली ह्यूमन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अलग अलग पीरियड की। तो अलग अलग पीरियड में जो न्यूलिथिक पीरियड है पर्टिकुलरली, इस पीरियड में ह्यूमन ने एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया। जब उसका एग्रीकल्चर ज़्यादा डेवलप होगा तो फिर वो धीरे धीरे सेटलमेंट लाइफ की तरफ बढ़ेगा और सिटीज़ का डेवलपमेंट करेगा। तो सिटीज़ का डेवलपमेंट सबसे पहले 4700 ईयर्स पहले इंडस रिवर के बैंक पर होता है, जिसको हम बहुत फेमसली इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बनाइजेशन का पीरियड कहा जाता है, और ये एक ऐसा पीरियड था जिस पीरियड में बहुत ज़्यादा ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। बट शायद आप लोग इस बात को जानते होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक समय बाद डिक्लाइन हो गई, और डिक्लाइन कैसे हुई, इसके क्या रीज़न थे, वो अभी तक किसी को पता नहीं चला है।
तो यहाँ पर जब वो सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई तो एक फेज आपको ट्रांजिशन वाला देखने को मिलता है, जिस पीरियड में वापस आप अर्बन से रूरल एक ट्रांजिशन आपका हो गया और रूरल सिविलाइजेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई। बट फिर वापस अराउंड 2500 BC, अराउंड 2500 ईयर्स अगो आपको देखने को मिलता है कि सेकंड अर्बनाइजेशन आएगा, जिसको हम महाजनपदा पीरियड के नाम से जानते हैं। तो महाजनपदा पीरियड के टाइम पीरियड पर 16 महाजनपदास है। मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि कैसे महाजनपदास बने। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है और इंडिया में वैदिक पीपल्स आ जाते हैं। वैदिक पीपल को आर्यन भी कहा जाता था। ये जब लोग इंडिया में आए तो इनके ग्रुप को जन कहा जा रहा है। जन इनके ग्रुप को जब तक कहा जाएगा जब तक ये लोग सेटल नहीं होंगे। जब ये लोग सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे तो इनके ही जन को जन जब सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे जनपद। और जनपद जब अपना एक्सपांशन करता है और जब अपना डेवलपमेंट करता है तो इसको हम बोलते हैं महाजनपद। तो जो आपको मैंने ट्रांजिशन पीरियड की बात बताई वो है ये वैदिक पीरियड और ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन है और ये सेकेंड अर्बनाइजेशन है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन द इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री और महाजनपदा पीरियड वाज द सेकेंड अर्बनाइजेशन। ओके, सो जब सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ, जब महाजनपद पीरियड हुआ तो इंडिया में 16 महाजनपदास बने। और ये महाजनपदा पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पीरियड में बहुत बड़े बड़े सिटीज़ जहाँ से हमारा एक जो कृष्ण भगवान वाला फेज़ है या फिर राम भगवान वाला फेज़ है वो भी स्टार्ट हुआ, जिसमें आपको कौशल जैसे स्टेट्स, द्वारका जैसे स्टेट्स वो देखने को मिलते हैं। तो ये महाजनपदा पीरियड की बात है। एक्चुअली महाजनपदा पीरियड अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम एक लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोग ये याद रखो कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द सेकंड अर्बनाइजेशन वाज द महाजनपदा पीरियड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ठीक है, ह्यूमन ने सेटलमेंट अपने डेवलप कर लिए, ह्यूमन ने सिटीज़ को डेवलपमेंट कर लिया, ह्यूमन अर्बनाइजेशन कर लेता है। बट फिर ह्यूमन को क्या ऐसी नीड पड़ती है कि वो ट्रैवल करता है। तो ट्रैवल आज के टाइम पे आप भी करते हो, आपके कुछ रीज़न रहते होंगे कि आपको घूमना है या फिर आपको ट्रेडिंग करना है। तो ये अलग अलग रीज़न बेसिकली होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रीज़न नहीं है एंशिएंट पीरियड के भी, बट थोड़े अलग रीज़न हम बोल सकते हैं कि है। जैसे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ह्यूमन ट्रैवल करता था अपने रोज़गार के लिए, रोज़गार को सर्च करने के लिए। प्रेजेंट डे में भी आप देखते हो कि बहुत से लोग गांवों से शहरों में आते हैं उनके रोज़गार के लिए। तो सेम एक रीज़न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एस्केप नेचुरल डिज़ास्टर, इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। इंडियन हिस्ट्री में एक पीरियड था मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड में 12 साल का फेमाइन आया था और 12 साल के फेमाइन में वहाँ पर एक बहुत ही फेमस रूलर जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, वो एस्केप करके कर्नाटका के रीजन में चले जाते हैं। कर्नाटका के रीजन में वो 12 साल तक रहते हैं और वहीं पर काया क्लेश नाम की मेथड से वो अपना जीवन का त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पर बस नॉर्मल लोगों की बात ही नहीं है कि वो नेचुरल डिज़ास्टर को एस्केप करने के लिए यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। बड़े बड़े राजाओं ने भी इस चीज़ को किया है। सो टू एस्केप नेचुरल डिज़ास्टर, उसके अलावा टू कॉन्क्वर अदर्स लैंड। ओके, सो एंशिएंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया, इवन मॉडर्न इंडिया में हर जो डायनेस्टी आई उसने अपना एक्सपांशन नहीं किया है। तो दूसरे लैंड को कॉन्क्वर करना राजा का एक धर्म हुआ करता था, वो कॉन्क्वर करता था। सो टू कॉन्क्वर अदर लैंड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ट्रेड करने के लिए करते हैं। टू प्रीच रिलीजन, रिलीजन को प्रीच करने के लिए करते हैं। ये जो आप व्यक्ति देख रहे हैं ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क है जिनका नाम है हेनसांग।
हैनसांग इंडिया में आए थे बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट जो बुद्धिज़्म से एसोसिएट थे उनको कलेक्ट करने के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में ट्रैवल करके अपने रिलीजन को भी प्रीच किया, अपने रिलीजन को लोगों तक फैलाया। तो इस वजह से भी बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क, हिंदू मॉन्क, जैन मॉन्क ये सब ट्रैवल किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर अलग अलग लैंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अलेक्जेंडर का नाम आपको पता होगा। अलेक्जेंडर बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर के लिए एक्चुअली अपना एक्सपांशन कर रहा था। तो ये अलग अलग रीजंस थे जिसकी वजह से ह्यूमन इतना ज़्यादा ट्रैवल किया, अलग अलग पार्ट में गया और धीरे धीरे जो है उसने अपना नेटवर्क हर जगह इस्टेब्लिश कर दिया। और प्रेजेंट फॉर्म में आपको देखने को मिलता है कि पूरा वर्ल्ड एक तरीके से कनेक्टेड है, जिसको हम डिमांड एंड सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन बोलते हैं, और ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से वहाँ से आता है। ओके, नेक्स्ट है नेम ऑफ आवर कंट्री। सो प्रेजेंट डे में बहुत डिबेट एक्चुअली चल रही है इंडिया या फिर भारत इस नाम के ऊपर। तो इंडिया भी इंडिया का नाम है और भारत भी इंडिया को ही बोला जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में भी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत। तो इंडिया क्या है और भारत क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। इंडिया बेसिकली इंडस रिवर से लिया गया वर्ड है। जब हमारे इंडिया में बहुत सारे ट्रेवलर्स या फिर बहुत सारे कॉन्क्वेरर्स आए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से, तो उनको सबसे पहले अपीयर होने वाली जो रिवर थी वो थी इंडस रिवर। तो इंडस रिवर के नाम पर उन्होंने इंडिया बोलना स्टार्ट कर दिया। वो एक्चुअली इंडिया भी नहीं बोलते थे, वो बोलते थे हिंदोज और इंडोज, ये शब्द वो बोलते थे। धीरे धीरे लोकल लैंग्वेजेस में रीजनल चेंजेस जब हुए तो फिर इसका नाम इंडिया पड़ गया। ठीक है, तो ईरानीज और ग्रीक्स, बेसिकली ग्रीक्स कहा जाता है, ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू गिव दिस टर्म हिंदोज और द हिंदूज टू इंडिया। ओके, इसके अलावा भारत एक नाम है। भारत जब हम अभी जनपद महाजनपद की हम बात करते हैं तो भारत नाम का एक्चुअली एक जनपद था, उस जनपद के नाम पर भारत नाम रखा गया। इसके साथ साथ एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी बोला जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भारत थे, जो एक बहुत प्रतापी राजा थे, उनके नाम पर भारत हमारा नाम पड़ा है। सो इंडिया दैट इज़ भारत। जो कंट्रोवर्सी है वो तो रहेगी, बट हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना चाहिए कि दोनों ही नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया नाम जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, भारत नाम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो दो टाइप के सोर्सेज बेसिकली होते हैं। एक होते हैं लिटरेरी सोर्सेज और एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, लिखी हुई चीज़ें। फॉर एग्जांपल रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, अकबरनामा, बाबरनामा, ये सब लिटरेरी सोर्सेज है। जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं तो उन सब चीज़ों की बात करते हैं तो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल आपके कॉइन्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए। जैसे आज के टाइम पीरियड की अगर सिविलाइजेशन बहुत समय बाद डिस्कवर की गई तो ये पेन फिजिकली टच आप इसको कर सकते हो, बोर्ड फिजिकली टच आप इसको कर सकते हो, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें आपकी आर्कियोलॉजिकल सोर्स में कंसिडर की जाएगी। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में अलग अलग सोर्सेज आपको मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी मिलते हैं और लिटरेरी सोर्स भी मिलते हैं। यहाँ पर जैसे हम बात करें आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या क्या है, तो बिल्डिंग के रिमेन्स, ब्रिक्स के रिमेन्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन आज के टाइम पे आपको देखने को नहीं मिलते हैं, बट एंशिएंट पीरियड में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। इंस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, तो जब आप परमानेंट सरफेस के ऊपर इंस्क्राइब करके खुदाई करके कुछ चीज़ें लिखते हो किसी पर्टिकुलर मैसेज को देने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। और इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा किसने फैलाया, तो एक बहुत फेमस रूलर है अशोका। अशोका ने थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब करवाया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स आपके लिए साबित हुए। ठीक है, सो यहाँ पर इंस्क्रिप्शन की जब हम बात करें तो ये जो है अशोका का इंस्क्रिप्शन है और ये बेसिकली पाली एंड प्राकृत में लिखा हुआ है। ब्राह्मी लैंग्वेज इसमें यूज हुई है। ठीक है,
तो ये जो इंस्क्रिप्शन है, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि इसको किसने डेसिफर किया था, किसने इसका पता लगाया था। इसकी लैंग्वेज आप एक्चुअली देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट है काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट डे लैंग्वेज से। तो कौन इसकी लैंग्वेज का पता लगा पाता है? तो जेम्स प्रिंसेप was the first to decipher the inscription of Ashoka. Okay, so ये बहुत ही important fact आपको याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Then what do dates mean? बहुत ही probable question आप इसको बोल सकते हो। dates का मतलब क्या होता है? तो आज के टाइम पे आप सब लोग कैलेंडर पढ़ते होंगे, आई थिंक कैलेंडर आप लोगों को पता होगा, संडे मंडे ट्यूसडे रोज़ आपका आता होगा। तो बेसिकली कैलेंडर कौन सा है? तो ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर एक ब्रिटिश कैलेंडर है जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जैसे मंथ उसमें आते हैं। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स का दिया हुआ कैलेंडर है हमारे पास। इसके अंदर अगर हम देखें तो आज के टाइम पीरियड पर, चलो एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ये एक टाइम है जहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। अब हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है? वो ह्यूमन बीइंग के बहुत पहले से स्टार्ट हुई है। तो आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो कि यहाँ से हिस्ट्री चालू हुई है, हमको पता है, तो इसको हमने एक्स मान लिया क्योंकि हमको नहीं पता हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई। प्रेजेंट डे हम इसी टाइम लाइन को लेकर आए और प्रेजेंट डे में क्या चल रहा है? 2023 नवंबर 2023, ठीक है। तो ये हिस्ट्री की टाइम लाइन चल रही है ना, चल रही है 2023 तक ये चल रही है और इवन आगे बढ़ रही है, ठीक है। जब ये टाइमलाइन चल रही थी ना, तो बीच में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। इसी टाइमलाइन के बीच में जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के जितने भी इवेंट हैं उनको कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट या फिर बीसी। इसको आज के टाइम पे बहुत कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है बिफोर कॉमन एरा। तो बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को रिफर करते हैं जिस टाइम पीरियड के पहले जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ का पहले का टाइम पीरियड है। उसके बाद का जो टाइम पीरियड है बेसिकली इसको हम बोलते हैं एडी या फिर एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट या फिर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको लेमन टर्म में हम बोलते हैं कॉमन एरा। तो बिफोर क्राइस्ट बीसीई एक ही पर्टिकुलर टर्म को हम डिनोट कर रहे हैं। एनो डोमिनी एंड कॉमन एरा ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा लेक्चर था चैप्टर फर्स्ट वाला। ये बहुत एक तरीके से कॉम्प्रहेंसिवली चीज़ों को कवर नहीं कर रहा है बट एक अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा है, ठीक है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।